जैसे अपने पास पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कुछ रिएक्शन करा रहे थे, उसमें हम लोग कोई भी एक कंपाउंड लेके चल रहे थे जो इलेक्ट्रोफाइल था। फिर दूसरे स्टेप में एक और पार्ट जो न्यूक्लियोफाइल था, इसको ऐड करते थे, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का एडिशन मिलता था। तो वहां पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता था। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था और कोई ग्रुप्स आराम से उस कार्बन चेन पे ऐड होते थे। तो इस चीज को हम लोग एडिशन बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एडिशन का उल्टा रिएक्शन हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन कंसिडर करेंगे, इसका मतलब हम लोगों का जो सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट है, ये पार्ट उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ कोई ग्रुप को एलिमिनेट कराएगा। अब हो सकता है दोनों ग्रुप साथ में एलिमिनेट हो रहा हो सकता है दोनों अलग अलग एलिमिनेट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट एलिमिनेशन के टाइम पे हम लोगों का कोई दो ग्रुप एलिमिनेट होगा एंड दो ग्रुप के एलिमिनेशन के टाइम पे हम लोग के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अब पॉइंट यही आता है कि जो एलिमिनेशन है वो जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर होगा या फिर और भी कहीं से हो सकता है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग जब एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो एलिमिनेशन ऐसा नहीं है कि हमेशा बगल वाले कार्बन से ही हो सकता है कि थोड़ा वेरिएशन भी उसमें निकल के आए। उन सब वेरिएशन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पुट आउट कर लेते हैं। जैसे एलिमिनेशन में एक हो सकता है कि हम लोगों का जिस कार्बन से पहला एलिमिनेशन है उसी कार्बन से दूसरा एलिमिनेशन हो, मतलब वन वन एलिमिनेशन बोलते हैं इस चीज को हम लोग। जिस कार्बन से एक लिविंग ग्रुप हटा, उसी कार्बन से हम लोग का दूसरा लिविंग ग्रुप हटेगा। इस चीज को हम लोग वन वन एलिमिनेशन बोलते हैं। किसी का सवाल हो सकता है कि सर, अगर एक ही कार्बन से दो लिविंग ग्रुप हट रहा है तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं कि पाई बॉन्ड बने। इसको हम लोग नॉर्मली रीमर टीमन रिएक्शन में यूज करते हैं। तुम में से कुछ लोगों ने नाम अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। हम लोग कार्बीन मैकेनिज्म यूज करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आएगा, रीमर टीमन रिएक्शन, काफी अच्छा रिएक्शन है। उस केस में हम लोग सबसे पहले स्टेप में हाइड्रोजन हटाते हैं और दूसरा हैलोजन हटाते हैं, और वहां से डाई क्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होता है। केमिकल बॉन्डिंग में ये कंपाउंड को डिस्कस किया जाता है, बैक बॉन्डिंग के टाइम पे भी डिस्कस किया जाता है, और उसके अलावा मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है डाई क्लोरोकार्बीन। तो इस केस में हम लोगों के एक ही कार्बन से दो ग्रुप एलिमिनेट हो गया। इस चीज को हम लोग वन वन एलिमिनेशन आराम से बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे इसको अल्फा एलिमिनेशन भी बोला जाता है, जिस कार्बन से एलिमिनेशन केवल वहीं से एलिमिनेशन है। उसके अलावा यहाँ के बाद में हम लोग के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक को हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर सिंपली उसको बीटा एलिमिनेशन बोल देते हैं, या फिर वन टू एलिमिनेशन बोलते हैं। अगर बीटा एलिमिनेशन बोला इसका मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही है बेसिकली, वन टू एलिमिनेशन या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन में एक चीज समझ में आएगा तुम लोगों को कि जिस कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप है, अगर वो अल्फा कार्बन है, क्योंकि अल्फा कार्बन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो जिस कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप है वो अल्फा कार्बन, तो उससे अटैच्ड जो दूसरा कार्बन है ये हम लोग का बीटा कार्बन होगा। इस चीज को हम लोग एलिमिनेशन के लिए जब डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से दोनों लिविंग ग्रुप अगर हटा, तो इस केस में अल्फा बीटा एलिमिनेशन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो हम लोग का स्टैंडर्ड एलिमिनेशन का पार्ट है, जो हम लोग को नॉर्मली कंसिडर करना है। और एक एलिमिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और तुम लोगों ने अगर SN1 SN2 के क्वेश्चंस देखे होंगे तभी तुमको समझ में आया कि ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बट तीसरा एलिमिनेशन 1-3 एलिमिनेशन हो गया, या फिर हम लोग इसको 1-4 एलिमिनेशन, 1-5 एलिमिनेशन, इस तरीके के मल्टीपल एलिमिनेशन के लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अल्फा गामा एलिमिनेशन बोल दो। ऑल्दो अल्फा गामा एलिमिनेशन बोलने का ज्यादा कोई सेंस बचता नहीं है, क्योंकि 1-3 1-4 1-5 1-6 इस तरह का मल्टीपल एलिमिनेशन हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है? तो तुम लोगों ने वुर्ज रिएक्शन में देखा है इस टाइप का चीज। जिस कार्बन पे हम लोगों का हेलोजन है, मान लो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, तो 1 के बाद 2 3 4 5। तो अगर हम लोगों का पहला कार्बन 1 नंबर से हट रहा, पहला लिविंग ग्रुप 1 नंबर से हट रहा, दूसरा लिविंग ग्रुप 5 नंबर से हट रहा, तो एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा। इतना अब तक सबको आइडिया लग चुका होगा, क्योंकि हम शायद ये स्टेटमेंट 3 बार बोल चुके हैं, चौथी बार बोल रहे हैं। जब भी कभी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन एंड इंटरमोलिकुलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो पहले प्रेफरेबली हम लोग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराएंगे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक अच्छा रीजन था जो हम डिस्कशन किए थे। जहां तक मेरे को ध्यान है, मंडे वाले क्लास में, लास्ट वीक के मंडे वाले क्लास में कोई पूछा था, रवि पूछा था, तो उसमें उसको एक्सप्लेन किया। तो उस लेक्चर का कोई रिकॉर्डिंग नहीं अपने पास, कोई क्या बोलते हैं उसको, अपने पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो लेक्चर एग्जिस्ट करता है, बट उसमें मैंने रीजन बताया था।
तो बेसिकली अगर हम लोग का इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी इलिमिनेशन ही है बेसिकली। तो हम लोग का 1,5 एलिमिनेशन को हम लोग यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बोल रहे हैं। 1,3 एलिमिनेशन होता तो भी हम लोग का इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। ये भी एक टाइप का एलिमिनेशन है, ऑल्दो इसको हम लोग एलिमिनेशन के परसेप्शन से लेते नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन में हम लोग बोल रहे हैं पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, बट अगर रिंग बन रहा है तो रिंग बनने का मतलब है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 1 अवेलेबल हो रहा है। पाई बॉन्ड का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, रिंग बनने का मतलब है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। तो काइंड ऑफ ये एलिमिनेशन है। बस ये है कि हम लोग का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर SN1 रिएक्शन, इन सब परसेप्शन में डाल के छोड़ देते हैं। लेकिन इसको हम लोग एलिमिनेशन नॉर्मली कंसिडर नहीं करते, लेकिन है एक्चुअल में ये भी एलिमिनेशन। स्टिल हम लोगों को केवल 1-2 एलिमिनेशन से मतलब होगा या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन से मतलब होगा। अल्फा बीटा बोलना बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो जाएगा। हम लोग बेसिकली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे होंगे, तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग एलिमिनेशन कराने की कोशिश करेंगे। उसमें 1-2 एलिमिनेशन जनरली होता है, बट ऐसा नहीं कि 1-2 एलिमिनेशन ही हो। कैसे नहीं होता ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी यही रहेगा कि हम लोग पहले इवन एलिमिनेशन डिस्कस कर ले। इवन एलिमिनेशन को हम लोग नॉर्मली यूनिवर्सल एलिमिनेशन ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल एलिमिनेशन, नहीं मालूम हमको, बताने की कोशिश में नहीं करेंगे अब, बट इसको हम लोग यूनिवर्सल एलिमिनेशन बोलते हैं। दूसरा, इस चीज को हम लोग 1-2 एलिमिनेशन बोल सकते हैं आराम से, बट जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। पहले कुछ पॉइंट्स मेंशन कर ले तो ज्यादा बेटर है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस इन द आरडीएस। ये सबसे मेजर पॉइंट है हम लोग का। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा आरडीएस में। अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व हो सकता है। तो जो हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं वो यहीं पे खत्म हो गया। बट एक्चुअल में अल्फा बीटा एलिमिनेशन फिर भी मान लिया जाता है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसी को हमेशा अल्फा कार्बन मेंशन कर दिया। तो ऑल्दो इस चीज का ध्यान रखना, हम लोग का हाइपर कंजुगेशन में अल्फा कार्बन कुछ और है, बट रेफरेंस वहीं से ले लिया जाता है। तो इसी को हम लोग मतलब इसको एलिमिनेशन के केस में ही कंसिडर कर लेते हैं, 1-2 एलिमिनेशन के केस में। स्पेशली अगर रीअरेंजमेंट नहीं है तब तो ये 1-2 एलिमिनेशन ही है। बट अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो एग्जैक्टली 1-2 एलिमिनेशन बोलना थोड़ा गलत है, ऐसा ध्यान रखने की कोशिश करना। बट पहले स्टेप में हम लोगों के आरडीएस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है पहले उसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे, फिर मैकेनिज्म के बाद हम लोग आराम से उसके रिएक्शंस को मेंशन कर सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स की बात कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लो हम लोग के पास ये रिएक्शन दे रखा और यहाँ पे कोई हेलोजन ले लेते हैं ब्रोमीन, इसका रिएक्शन अगर हम लोग किसी पोलर प्रोटिक मीडियम के साथ कराते हैं CH3OH, तो उस केस में SN1 रिएक्शन होना चाहिए। ऐसा लिख देते हैं नीचे, SN1 होगा। होते वक्त क्या होता है, तो Br हटता है, कार्बोकैटायन बनता है, और उसके बाद हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट वहां पे ऐड हो जाता है, मतलब OCH3 का फॉर्मेशन होता है। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ये SN1 है। एक छोटा सा पॉइंट बहुत ही मेजरली ध्यान रखना, अगर हम लोग के कंपाउंड में या हम लोग के रिएक्शन में SN1 हो रहा है और अगर उसमें हीटिंग दे रखा है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू इवन रिएक्शन। इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइम पे हीटिंग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे अगर हीटिंग यूज कर लिया तो रिएक्शन हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन ना होकर के इवन हो जाएगा। क्यों, इसके पीछे एक रीजन अभी डिस्कस करेंगे, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम के थ्रू अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो रिएक्शन कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में SN1 होते वक्त हम लोगों का हीटिंग दे दिया तो इवन हो गया। मतलब बेसिकली जो पहला स्टेप है SN1 में हम लोग यही कंसिडर करते थे। अगर तुम लोग को याद हो तो मान के चल रहे कि याद होना चाहिए मैकेनिज्म। पहले स्टेप में हम लोग का ब्रोमीन वाला पार्ट रिमूव होता था, ऐसा हम लोग मान के चल रहे थे। फिर उसके बाद कुछ कुछ रिएक्शन होता है, एक काम कर लेते हैं पहले यहाँ रिएक्शन लिख लेते हैं। CH3OH वाले पार्ट के साथ हीटिंग, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक तो हम लोग का ब्रोमीन हट गया, तो जिस कार्बन से ब्रोमीन हटा उसको अल्फा कार्बन मार्क करो, ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। जिस कार्बन से ब्रोमीन हट गया वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा से अटैच्ड किसी दूसरे कार्बन पे बीटा कार्बन होगा, तो अल्फा की अटैच्ड एक बीटा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन, तीसरा बीटा कार्बन, वहां से हाइड्रोजन हटा देते हैं। तो इस केस में कोई भी एक बीटा कार्बन लो, तीनों सेम है, सेम टाइप का दिख रहा है, आराम से वहां से हाइड्रोजन हटेगा। प्रोडक्ट वाले पार्ट में जिन दोनों कार्बन से लिविंग ग्रुप हटा वहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेसिकली हम लोग का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए।
तीनों में से कोई भी कार्बन लेते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइप का कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं से भी ब्रोमीन को हटाओ, मतलब ब्रोमीन को तो एक ही जगह से हटा सकते हैं, कहीं से भी हाइड्रोजन को हटाओ फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम लोगों का जो मैकेनिज्म है उसमें, क्योंकि हम लोग SN1 के जैसा बोल रहे हैं और हीटिंग करने से कुछ कुछ काम कर रहे हैं, पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप हटता है। और लिविंग ग्रुप जब हटता है तो हम लोग का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हम लोगों का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्यों होगा डिस्कशन कर लेंगे, यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं, बट अभी हम पहले बता दे रहे तुम लोग, और पहले क्योंकि बता भी रखा है तो इसलिए। इसके बाद का स्टेप थोड़ा यूनिक है, तुम लोगों को हाइपर कंजुएशन शायद याद होगा। याद है हाइपर कंजुएशन किसी को? कैसी हाइपर कंजुएशन होता कैसे है? हाँ साहिल, कुछ याद है हाइपर कंजुएशन कैसे होता है? यस सर, क्या होता था? वो हाइड्रोजन हटता था। यहाँ का हाइड्रोजन हटता था, ऐसा? ऐसा कि कुछ और, कोई और हाइड्रोजन हटता था? ऐसे ही। क्या? चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जब हाइपर कंजुएशन था, तो जहां तक हमको ध्यान है पाई बॉन्ड वाला हाइपर कंजुएशन बताया था, बट कार्बोकैटायन वाला ही बताए थे तुम लोग को एक बार। तो हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होता था, और हम लोगों का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनता था जहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता था। ये हम लोगों का, इसीलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और एक और जो है सिग्मा और पाई कंजुगेशन या सिग्मा पाई स्टार कंजुगेशन, वो क्या होता है वो अभी समझ में आ जाएगा। SN2 रिएक्ट, सॉरी, हाँ SN2 में समझ में आ चुका होगा, ऑल दो नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग E2 एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग के रिएक्शन में हाइड्रोजन वाला पार्ट हट रहा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड गायब हो जा रहा है, H+ का फॉर्मेशन हो रहा है। बट हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि H+ हटता नहीं है, कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो H+ यहाँ पे जो हम लोग का रेजोनेंस हाइब्रिड है, उस रेजोनेंस हाइब्रिड वाले पार्ट में पार्शियल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन रहता है, सॉरी पार्शियल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन रहता है। ऐसा हम लोग कंसिडर करते थे, मतलब पार्शियल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसीलिए वो रिमूव नहीं होता। अगर मान लो कि अपने आप से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा, तो इसमें अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, कोई बेस डाल दें, और साथ ही साथ हीटिंग डाल दें, तो हीटिंग बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब 10th क्लास में भी सुना था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करता है, कंपाउंड को ब्रेक करता है। डिकम्पोजिशन का 3 टाइप्स था, याद है किसी को? संचिता, याद है? यस सर, थोड़ा थोड़ा। तेरा संचिता नाम तो नहीं है? आप पहले पूछे ना तो वही बताती है। हाय नहीं संचिता, सर, नहीं याद है। तू मरो सबके सब। 10th क्लास में कितना नंबर आया था तुम्हारा? 95% ना? यस सर। कहाँ से ले आते हैं 95% नंबर? हमको हमको लिटरली ये चीज समझ नहीं आता है, तो लोग रात भर रट करके कैसे ले आता है नंबर? मतलब ये क्वालिटी है? सर ओवरऑल परसेंटेज। अरे ओवरऑल परसेंटेज है, मतलब क्या साइंस में क्या 50 नंबर आया था? 95 का मतलब तो यही है ना यार, कि ऑलमोस्ट सब में 90% आया ही होगा। कैसे आ जाता है नंबर तुम लोग को, हमको नहीं समझ में आता है जिज्ञासा। हाँ सर। कितने टाइप ऑफ रिएक्शन है? सर 3। 3? कौन कौन से 3? इतना सोच सोच के बोल रहे हो तो मालूम पड़ रहा है, गूगल कर करके आंसर बता रही है। एक मिनट से रखिए, अभी बताते हैं। नहीं सर, इलेक्ट्रोलाइसिस, अच्छा, और? लाइट, और नहीं पता सर। हाँ अर्पित। सर एक थर्मल था शायद, फिर इलेक्ट्रोलिटिक था, और एक वो लाइट वाला था। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग 3 फॉर्म में ही एनर्जी दे सकते हैं, किसी भी बॉन्ड को, किसी भी मॉलिक्यूल को 3 फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं। आइदर हम लोग हीट कर दे उसको तो एनर्जी मिल जाएगा, या तो उसको हम लोग सनलाइट दे दें। तो सनलाइट भी बेसिकली, धूप में खड़े होते तो गर्मी लगता ही है, बट कहीं भी अल्ट्रा वायलेट लाइट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं,
क्वांटा एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है, बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो हम लोग सनलाइट दे सकते हैं। और तीसरा हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है। ये 3 तरीके से हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल ब्रेक करता है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो हम लोग मोस्टली हीट यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हीट यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं कि सनलाइट यूज नहीं करता है। सनलाइट हम लोग यूज कर चुके हैं। अगर तुम लोग को याद हो, Cl2 के साथ हम लोग HNO यूज कर चुके हैं, जो कि हम लोग का होमोलिटिक डिकम्पोजिशन करा रहा होता है। क्लोरीन वाला पार्ट रेडिकल में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रखने की कोशिश करो इन सब चीजों को। बहुत बेसिक है ये सब, ऐसा नहीं कि 9-10 को हम लोग भूल जाएंगे एकदम, थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। हमको याद था, पता नहीं तुम लोग कैसे याद नहीं रहता है। मतलब जब हम 11-12 में थे, जब हम कॉलेज में चले गए, तभी भी हमको ध्यान था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। भले ही मेरा नंबर 90% नहीं है, हमको लगता है कि हम 99% डिजर्व करते हैं, अगर तुम लोग का 95% आता है तो। बट वही है, डिजर्व करना और मिलना दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। हम लोग का स्कूल वाला सब मार्क्स ही नहीं देता पक्का, हमको लगता है कुछ तो झोल है। सब DPS चिन्मया फ्री में इन लोग का नंबर बढ़ता है, इतना हमको मालूम है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही नंबर नहीं आता, जिसको जिसको कुछ नहीं आता उसका भी 90% आ जाता है, 12th में नंबर आ जाता है। हम मतलब भरोसा ही नहीं होता कि इसका 90% आ सकता है, लेकिन आ जाता है। चलो खैर, जब हम लोग हीटिंग यूज करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी फर्स्ट, और दूसरा जब हम लोग बेस यूज करेंगे तो बेस वाले पार्ट की टेंडेंसी है H के साथ कंबाइन करने की। तो जो काम हम लोगों का हाइड्रोजन खुद से नहीं कर पा रहा, वो काम हम लोग बेस और हीटिंग के प्रेजेंस में कर पाएंगे। तो बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये जो स्टेप हो रहा है, यहाँ वाला पार्ट, इस स्टेप में जो हम लोग का हाइड्रोजन हट रहा है, हम लोग का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम लोग बेस वाले पार्ट को दिखा देते हैं कि H के साथ कंबाइन कर रहा। जिस मोमेंट पे बेस वाला पार्ट H के साथ कंबाइन कर रहा, वो उसको H+ के फॉर्मेट में हटाने की कोशिश करेगा। तो उसी टाइम पे जो हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड है वो बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट होगा, मतलब ये आगे वाला स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहला चीज, और जो H वाला पार्ट है वो बेस के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसा कुछ कुछ कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ से हम लोगों का जो लास्ट स्टेप है या जो फाइनल स्टेप है हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकिंग, ये कैरी आउट हो जाएगा, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। किसी को अगर ये स्टेप नहीं समझ में आया होगा तो बोल देना, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे उसको ब्रेक करके। सर फिर से बता दीजिए। हम बस ऐसे लाइन चिपका दिए थे कि किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। हम पूछने का एक्सपेक्टेशन नहीं रखे सर थे। आवाज कट गया था। तो आवाज कट गया था तो हम क्या करें बताओ। बाकी लोगों को समझ में आ गया ये चीज, अब एक्सप्लेन कर रहा है अभी, और बाकी लोगों को कोई दिक्कत तो बताओ। चलो ध्यान दो, हाइपर कंजुगेशन में जो हम लोग कंसिडरेशन लेके चलते थे कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है और H के ऊपर प्लस बनता है, तो हम लोग रेदर देन H के ऊपर प्लस बनाने के ऐसा मेंशन करते हैं कि बेस वाला पार्ट उस H+ के साथ कंबाइन करता है। सेम स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा। H+ बनने की टेंडेंसी में है, बट क्योंकि H+ बेस के साथ कंबाइन किया तो बेसिकली न्यूट्रलाइज फॉर्म में हट गया। ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोग हीटिंग भी दे रखे हैं और एक एक्सटर्नल बेस जो कि H+ को लेने की टेंडेंसी में है वो भी प्रोवाइड कर रखा है। तो ओवरऑल हम लोगों का ये स्टेप हाइपर कंजुगेशन से एक एडवांस स्टेप आगे चला जाता है, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। तो अपने पूरे स्टेप में हम इस चीज को यहीं पे मेंशन कर रहे हैं कि हम लोगों का जो पहला स्टेप था, वो पहला स्टेप तो जैसा होना था वैसा ही हो गया, लिविंग ग्रुप हटना था, लिविंग ग्रुप हट गया। अब उसके बाद हम लोगों का जो इस स्टेप में बेस प्रेजेंट है, ये बेस वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड जो भी कार्बन है, उन तीनों को हम लोग बीटा कार्बन, मतलब लॉजिकली उसको अल्फा कार्बन बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग का रेफरेंस यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अल्फा कार्बन अगर तुमको ध्यान हो तो जो हम लोग ये कंपाउंड दे रखा शुरुआत वाला, इस कंपाउंड के अंदर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे के सारे कार्बन बीटा कार्बन होंगे। तो बेसिकली हम लोग बीटा कार्बन बोले तो ज्यादा बेटर है रेदर देन अल्फा कार्बन। ऑल्दो प्रेजेंट सिनेरियो में अल्फा कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से अटैच्ड कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, जो हम लोग के हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन भी होता है, बट यहाँ पे हम लोग उसको बीटा कार्बन ही बोलेंगे। तो तीनों बीटा कार्बन सेम टाइप के हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अगर तीनों सेम टाइप के हैं तो बेसिकली बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसके साथ बेस कंबाइन करेगा, वो अपने बॉन्ड को बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा। तो ओवरऑल हम लोग के स्ट्रक्चर में कार्बन वाले पार्ट के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन
और 2 कार्बन एक्स्ट्रा अटैच्ड है, उसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं और अपना एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई ऐसा बोल सकता है कि सर पहले वाले केस में तो बॉन्ड जो ब्रेक कर रहा है वो कार्बन हेलोजन का ब्रेक कर रहा है, जबकि दूसरे वाले केस में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो ज्यादा स्लो स्टेप कौन सा होना चाहिए? ज्यादा स्लो स्टेप तो हम लोगों का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि इसका बॉन्ड तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। बट पहला वाला बॉन्ड अपने आप से ब्रेक कर रहा है। दूसरे वाले के केस में हम लोग हीटिंग भी डाल रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों का हीटिंग करने से जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो जा रहा है। भले ही बॉन्ड स्ट्रांग है, बट हीटिंग करने की वजह से ये बॉन्ड रिलेटिवली अपने आप को इजिली ब्रेक कर पा रहा है। ज्यादा क्लियर पिक्चर हम लोगों को एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम से मिलेगा, तो इसलिए हम एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाना प्रेफर करेंगे। अगर मान लो कि हम लोगों का रिएक्शन से प्रोडक्ट में जाते हैं हम लोग, तो पहला चीज हम लोग क्या कंसिडर करते थे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी देखो कि क्या है। रिएक्टेंट में केवल सिग्मा बॉन्ड है, प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, हम लोगों का जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है दैट विल बी एट अ लोअर एनर्जी एंड प्रोडक्ट विल बी एट अ हायर एनर्जी, आराम से ऐसा बोल सकते हैं पहला चीज। उसके बाद क्या है, तो पहले स्टेप के बाद हम लोगों को एक कार्बोकैटायन मिला जो कि बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग का कार्बोकैटायन वाला पार्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से हायर एनर्जी पे चला जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगर एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग का इस टाइप का कुछ डायग्राम निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए सेकंड वाला जो स्टेप है बहुत हाई एनर्जी पे जाएगा भी नहीं। पहला स्टेप वाला पार्ट ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे इस पूरे स्टेप में, यही हम लोग का आरडीएस निकल के आएगा। हम लोग आराम से ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो आराम से जान सकते हैं, कहीं पे कोई पॉइंट तो आराम से पूछ सकते हैं। मैकेनिज्म बहुत बेसिक है, SN1 का मैकेनिज्म बेसिक था, SN2 का मैकेनिज्म बेसिक था। मेन पार्ट बस ये होता है क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन करना डिफिकल्ट होता है। अभी तुम लोगों को सब आसान फील हो रहा होगा, जिन लोगों ने SN1 SN2 पढ़ा उनको सब आसान फील हो रहा होगा। अब E1 E2 भी आसान है, मैकेनिज्म वाइज भी आसान है, वो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसका फिर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, मेजर माइनर डिस्कस करेंगे, है सारा चीज आसान। बस पॉइंट ये आ जाता है कि जब हम लोग चारों रिएक्शन एक साथ रख देते हैं तब हम लोग को ये सोचना पड़ता है कि कौन सा रिएक्शन प्रेफरेबली कराए। उसके लिए तुमको इनके फैक्टर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2, फैक्टर्स अफेक्टिंग E1, फैक्टर्स अफेक्टिंग E2, ये चारों याद होने चाहिए, तब हम लोग बेटर वे में काम कर पाएंगे कौन सा रिएक्शन होगा। अदरवाइज रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है, इस रिएक्शन में कोई ज्यादा ज्यादा कुछ जान नहीं है। अगर मालूम पड़ गया SN1 है तो आसानी से SN1 समझ में आएगा, बट क्योंकि ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा रहता है कि सर रिएक्शन कराए कौन सा, ही नहीं समझ में आ रहा, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है। बार बार गलती करेंगे अपने आप से समझ में आएगा, अच्छा यहाँ वाले पार्ट में ये फैक्टर था जो हम भूल रहे थे। वो फैक्टर्स चारों रिएक्शंस की याद रखना बहुत ही मस्ट है। जैसे इस रिएक्शन में मान लो हम लोग फैक्टर्स की बात करें, क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो पहला फैक्टर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम लोगों को एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व मिल रहा, केवल एक स्पीसीज। तो जैसे SN1 रिएक्शन हुआ था वैसा ही यहाँ पे होगा कि हम लोग का रेट ऑफ द रिएक्शन, जो रेट लॉ वाला पार्ट है, according to that rate of the reaction will be directly proportional to the concentration of the reactant present in the RDS। एक ही स्पीसीज है मतलब सबस्ट्रेट आराम से बोल सकते हैं। तो जब हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टर्स वाले पार्ट में सबसे पहला फैक्टर तो ये लेते हैं कि रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि सबस्ट्रेट है इस पर, जो हम लोग का रिएक्टेंट वाला पार्ट है। तो इस केस में सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहला फैक्टर। दूसरा, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप हट रहा है और कार्बोकैटायन बन रहा है, तो दो चीजें यहाँ से, लीविंग ग्रुप जितना जल्दी हटेगा उतना जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा, तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप उतना ज्यादा हम लोगों का कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का तेजी आएगा। तो अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी, हायर रेट ऑफ रिएक्शन। ये SN1 में भी था, SN2 में भी था, E1 में भी आया, E2 में भी सेम रहेगा। लिविंग ग्रुप हटेगा तभी तो रिएक्शन होगा, उल्टा बोल देते हैं, लिविंग ग्रुप जितना जल्दी हटेगा उतना तेजी से रिएक्शन हो रहा होगा। तो इस केस में हम लोग का एक फैक्टर तो सीधा यहाँ पे हायर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, हायर रेट ऑफ रिएक्शन। और उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ से वेरिएशन में आना शुरू होता है, जो SN1 में भी आया था, कि हम लोग का जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इस केस में जो हम लोग को पहला स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा,
तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मली हम लोग स्टेबिलिटी वाले पार्ट डिग्री से कंपेयर करते हैं, तो ये केवल थियोरेटिकली याद रखना है। ये कोई रूल के जैसा याद मत रख लेना कि भाई हमेशा 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि बेंजीन वेंजीन का अगर रेजोनेंस रह गया तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन में बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो थियोरेटिकली याद रखना, स्कूल के एग्जाम के लिए याद रखना, अदरवाइज याद मत रखना कि हम लोग का 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरीके का फैक्टर बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस थियोरेटिकली ध्यान रख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, हायर कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, हायर रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें एक और पॉइंट आएगा जो अपने को ध्यान रखना है। जैसे ऐसा हो सकता है, मान लो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे पुट करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले आ चुका है मोस्ट ऑफली। पहले वाले केस में अगर हम लोग कार्बोकेटायन बनाएंगे, दूसरे वाले केस में कार्बोकेटायन बनाएंगे और स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन तो सेकंड वाले पार्ट में है। बट क्योंकि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है तो सेकंड वाले केस में वही कार्बोकेटायन बनेगा जो कि, मतलब सॉरी, फर्स्ट वाले केस में वही कार्बोकेटायन बनेगा जो कि सेकंड में है। बट ये नहीं देखना है कभी भी हम लोग को रेट कंपेयर करते वक्त कि फाइनल कार्बोकेटायन क्या बन रहा है। ये तो हम लोगों का एक तरीके से समझ सकते हैं रीअरेंजमेंट के बाद का स्टेप है। पहले कार्बोकेटायन तो बने, जब तक कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तब तक रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और कार्बोकेटायन का बनना स्लो स्टेप है, उसका फाइनल रीअरेंजमेंट में कन्वर्ट होना तो इंस्टेंटेनियस है। ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंस्टेंटेनियस स्टेप है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं होता है। कार्बोकेटायन बनना वाला जो पार्ट है, जो बनने का स्टेप है, ये स्टेप हम लोगों का कंसिडरेबल पार्ट होता है। हम लोग को इससे मतलब होगा कि कार्बोकेटायन बन कहाँ पे रहा है, इससे मतलब नहीं कि रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकेटायन कहाँ पे जाएगा। कंपेयर करते वक्त या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करते वक्त इस एक फैक्टर का थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत ही मेजर फैक्टर होगा जो ध्यान रखने का होता है। रीअरेंजमेंट के बाद का कार्बोकेटायन यूज मत करना, हमेशा जहां पे कार्बोकेटायन बनेगा उसको कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे फैक्टर वाले पार्ट में। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की बात कर सकते हैं। हम लोग का जो मीडियम वाला पार्ट वो कैसा होना चाहिए। तो SN1 रिएक्शन का जो फैक्टर है वही फैक्टर यहाँ पे आता है। अभी तक तो तीनों वैसा ही था, SN1 रिएक्शन ही है पहला स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। SN1 वाले पार्ट में हम लोग का पोलर प्रोटिक मीडियम था। क्यों था पोलर प्रोटिक मीडियम वाला पार्ट, ये हम मेंशन किए थे, तो शायद मेंशन किए थे, रवि आदित्य ही पूछा था, उसके साथ डिस्कशन हुआ था, उसी में मेंशन किए थे। तो यहाँ पे रीजन मेंशन नहीं कर रहे, पोलर प्रोटिक मीडियम फेवर्स इवन रिएक्शन ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें वही कंफ्यूजन आएगा, फेवर्स इवन रिएक्शन। कंफ्यूजन ये है कि सर SN1 कब कराएंगे, इवन कब कराएंगे। जब सारा फैक्टर सेम टाइप का ही है तो SN1 और इवन वाले पार्ट में हम लोग डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो ऊपर जो हम मेंशन किए थे पॉइंट, SN1 प्लस हीटिंग, चलो एक काम करते ज्यादा बेटर है, पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं। कौन बताएगा भाई, ऋषभ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये ग्राफ? सर एंडोथर्मिक। से कैसे कर, सर रिएक्शन प्रोडक्ट कम स्टेबल जो पहले से सर। तो कितना लंबे डायरेक्शन से कहे आता है, सीधा सीधा बात बोला करना। रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे है, प्रोडक्ट हायर एनर्जी पे है, लोअर से हायर एनर्जी पे जाना है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टेबिलिटी तो उसके हम लोग रिलेट कर सकते हैं, बट वो काउंटर पॉइंट हो गया ना एक तरीके से। ग्राफ देख करके डायरेक्टली बात किया करो, ग्राफ पढ़ने बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली जो इंजीनियर लोग हैं, ग्राफ तो बहुत अच्छे से रीड करने आना चाहिए। ग्राफ का रीडिंग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता है मैथ्स में स्पेशली। कोई कुछ बोल रहा था? सर यहाँ पे हाइड्रोजन वाला स्टेप कहाँ पे हो रहा ग्राफ में? हाइड्रोजन वाला स्टेप ये सेकंड स्टेप ये। और फिर सर वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन कब काम कर रहा? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन कहाँ कर रहा है? SN1 थोड़े ना करा रहे हैं। यस सर समझ आ गया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीटिंग जितना करेंगे उतना फेवरेबल होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ये चीज पढ़ा था तुम लोगों ने। और लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, हम लोग इक्विलिब्रियम के शिफ्टिंग की बात करते हैं,
रिएक्शन के होने की बात नहीं करते, बट केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि हम लोग का इक्विलिब्रियम वाला पार्ट एंडोथर्मिक अगर होगा तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट के साइड में शिफ्ट होता है। ऑल्दो एक क्वेश्चन हम पूछे थे, शायद कभी एक्सप्लेन भी किए थे तुम लोगों को, कोई एक सवाल का जवाब देगा? ऑन हीटिंग तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है। कोई जवाब देगा इस सवाल का? हीटिंग करने पे सर फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़, क्या? सर फिफ्थ ऑप्शन। अपना अपना जवाब देना भाई, दूसरे के इन्फ्लुएंस में मत आना। सर फिफ्थ ऑप्शन होगा। फिफ्थ ऑप्शन होगा, हाँ भाई अर्पित तुम्हारा फिफ्थ ऑप्शन है। और कोई दूसरा इंसान? ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है। अश्मिता? सर फिफ्थ होगा। फिफ्थ ऑप्शन। जिज्ञासा बोलेगा हमको कुछ नहीं मालूम सर। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना मल्टीपल भी हो सकता है। ऋषभ? सर सेकंड। सेकंड ऑप्शन, अच्छा। साहिल? फिफ्थ। कौन सा फिफ्थ? हाँ। संचिता? सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ऐसा का है भाई, सेकंड ऑप्शन में से क्या दिख रहा है? सर पहले ही बोले थे। अच्छा पहले ही बोली थी, तो जिज्ञासा नहीं बोली है। सर हम बोलते तब तक कोई बोल गया। अच्छा बताओ, फिर से बोल दो, कोई नहीं बोल रहा तुम्हारे बदले। हाँ सर सेकंड ही ऑप्शन। सेकंड ही ऑप्शन। तान्या? फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन। रवि? सर फिफ्थ। एक इक्वेशन पढ़ा है ना तुम लोगों ने क्लास 12th में, ये 11th में भी आता है वैसे। 11th में हम एक्सप्लेन करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहीं से हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन। तो इसमें ये बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ भाई। इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। ऐसा कहीं लिखा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा? इसमें तो बस लिखा है रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। मतलब चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, हीट करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा। बात ये होता है कि किसका रेट तेजी से बढ़ेगा, किसका रेट धीरे बढ़ेगा। अगर हम लोग का ग्राफ ऐसा है कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड रिएक्शन का है ये अलग वैल्यू पे है,
और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड रिएक्शन का अलग वैल्यू पे है। तो इसके वजह से टेम्परेचर के वेरिएशन होने पे जो रेशियो में चेंजेस आएंगे, यहाँ वाले पार्ट के रेशियो में जो चेंजेस आएंगे वो अलग अलग तरीके से आएगा, फिर अलग अलग रेट पे आएगा। इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन के बढ़ने का रेट थोड़ा अलग होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के बढ़ने का रेट अलग होगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के बढ़ने का रेट ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब नेट रिएक्शन हम लोगों का फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड ही बढ़ रहा है बट फॉरवर्ड ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन के बढ़ने का रेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन हम लोग का बैकवर्ड होगा, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन के बढ़ने का रेट हायर होता है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसीलिए नेट रिएक्शन हम लोग का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ तो हम लोग को मालूम पड़ता है, ऐसा ये ग्राफ है। इस बार जो हम लोग का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड है वो छोटा होता है और बैकवर्ड का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बड़ा होता है। तब इस सिचुएशन में जो हम लोग का टेम्परेचर बढ़ेगा, तब उस केस में जो बैकवर्ड रिएक्शन के बढ़ने का रेट है ये हायर होगा एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन हम लोग का बैकवर्ड निकल के आता है। बट ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, का रेट हमेशा बढ़ता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक पे डिपेंड नहीं करता, ये रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। आज तक ये सवाल आया नहीं है कहीं, कभी हम नहीं देखे ऐसा सवाल, तो याद रखना कभी ना कभी तो आ ही जाएगा जिंदगी में। चलो खैर, पोलर पॉटिंग मीडियम वाला पार्ट इवन एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है, एक ये फैक्टर, और दूसरा हाई टेम्परेचर या हीटिंग भी बोल सकते हैं, फेवर्स इवन एलिमिनेशन, या इनफैक्ट एलिमिनेशन की भी बात कर सकते हैं हम लोग। और इसमें ये पॉइंट बहुत ही मस्ट है, जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है हम लोगों के SN1 रिएक्शन एंड इवन में। सारा कुछ SN1 है, सारा कुछ, स्पेसिफिकली मतलब ऑलमोस्ट सारा चीज हम लोग SN1 बोल सकते हैं। केवल हीटिंग को अगर डाल दे तो हम लोग का इवन रिएक्शन हो जाएगा। जैसा ऊपर हम लिखे थे कि अगर CH3OH है तो SN1 रिएक्शन हुआ, अगर CH3OH प्लस हीटिंग हो गया तो उस केस में इवन एलिमिनेशन है। तो काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन थोड़ा आसान हो जाता है कि अगर हम लोग का रिएक्शन में हीटिंग नहीं दे रखा तो SN1 कराओ, हीटिंग दे रखा है तो सीधा इवन कराओ। तो जैसा SN1 रिएक्शन था वैसा ही अपने को इवन रिएक्शन करना होगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। फैक्टर्स के बाद हम लोग एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला चीज, और दूसरा हम लोग का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा। तो पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं मेजर माइनर प्रोडक्ट वाले पार्ट के बारे में। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट, हम लोगों का मोस्ट स्टेबल अल्कीन फ्रॉम द मोस्ट stable carbocation will be the major product. Will be the major product. जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एकदम सिंपल तरीके से ध्यान रखना है। कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट, याद रखना, ये मल्टीपल टाइम्स बोल चुके हैं हम। कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से जो हम लोगों का मोस्ट स्टेबल अल्कीन निकल के आएगा, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसको अपने को ध्यान रखना ही रखना है हमेशा। हम लोग अगर सारे प्रोडक्ट बोलेंगे तो सारे प्रोडक्ट के लिए तो मल्टीपल सिनेरियोज है, सारे प्रोडक्ट के लिए तो हम लोग को ज्यादा सोचना भी नहीं है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाते हैं। मान लो अगर हम लोग इसका रिएक्शन C2H5OH के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो इस केस में हम लोग का मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, उसके लिए हम लोग पहले कार्बोकेटायन बना के देखते हैं। और नॉर्मली जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में ही कंसिडर कर लेना, अलग से बना करके मत देखने लग जाना, क्वेश्चन में ही कंसिडर कर लेना। ऑल्दो आजकल क्योंकि जेईई मेंस एडवांस ऑनलाइन होता है तो कंप्यूटर के स्क्रीन में तो पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते, तो साइड में ही बना लेना कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा हम लोग कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते ही पहले ये चेक करो कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं। तो रीअरेंजमेंट दिख रहा है, 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो हम लोगों का 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ। अब फर्दर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो अभी भी 2 डिग्री के बगल में 3 डिग्री कार्बन, ऑल्दो 2 के बगल में 3 डिग्री कार्बन कंसिडरेशन मत यूज किया करना जनरली, अनटिल अनलेस की कोई रेजोनेंस वगैरह सब
एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई रेजोनेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, प्लस एम माइनस एम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब ये कंसिडरेशन ले सकते हैं। 2 के बगल में 3, 1 के बगल में 2, 3, ये सब कंसिडरेशन ले सकते हैं। ये हम लोग का फाइनल कार्बोकेटायन आएगा। तो जब फाइनल कार्बोकेटायन आया, हम लोग यहाँ से जब प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाए अपने लिए। इस पूरे पार्ट में हम लोगों को जब कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग एक काम कर सकते हैं, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड कार्बन देखो, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये हम लोग का बीटा कार्बन है बेसिकली। अभी के लिए कंसिडर कर रहे हैं बीटा कार्बन, ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, लेकिन हम लोग हाइपर कंजुगेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है और जो बीटा कार्बन है उसके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब बेसिकली ये पाई बॉन्ड आराम से बन सकता है। दूसरा बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाते हैं तो उस केस में फिर हम लोगों का पाई बॉन्ड भी पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में बनेगा। तो बेसिकली तुमको ये देखना है कि हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, पहला चीज, और दूसरा उससे अटैच्ड कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन से, उनसे हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये पहले वाले केस में निकल के आया। दूसरे वाले केस को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास 2 बीटा कार्बन अटैच्ड हैं, दोनों को मार्क किया। अब मार्क करके ही बता रहे हैं तुम लोग को, शुरू में तुम लोग ट्राई करना प्रोडक्ट बनाते वक्त अल्फा बीटा कार्बन मार्क करके काम करने का, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट शुरू में ट्राई करना, थोड़ा इससे फास्ट काम होगा, सोचना नहीं पड़ेगा डिफरेंट है कि सेम है कि क्या है, और प्रोडक्ट मिस भी नहीं होगा। कभी कभी लोग प्रोडक्ट मिस कर देते हैं, अच्छा ये वाला पार्ट तो सिमिलर टाइप का दिख रहा है। तो जब यहाँ बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो हम लोग का पहला पाई बॉन्ड जो बनेगा वो उसी पाइप कार्बन के बीच में बनेगा जो हम लोग कंसिडर कर रहे थे, और दूसरा बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनेगा। और थर्ड वाले केस में अगर जाएंगे तो थर्ड वाले केस में पॉजिटिव चार्ज से अटैच 3 कार्बन है, बट जो हम लोगों का ये नीचे का दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन सेम दिख रहा, तो किसी एक को इग्नोर कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम लोग बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक पाई बॉन्ड तो ये बन गया अपना पहला, और दूसरा अगर हम लोग ऊपर वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो इस केस में हम लोग का अगला पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया। ऐसा हम लोग 6 प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं, बट ये दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं दिख रहा, दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस घुमा दिया है, बट अदरवाइज दोनों एग्जैक्टली सेम ही कंपाउंड है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, आइदर हम लोग लास्ट कार्बोकेटायन से रिजेक्ट करें या फिर मिडल वाले कार्बोकेटायन से। हम ये बोलेंगे कि इसको कंसिडर मत करना, ऑल्दो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम लोग को तो केवल टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखना है, बट जैसा कि हम बोले तुम लोगों को कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है। इससे जो पाई बॉन्ड बन रहा, भले ही ये सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट अगर किसी को नहीं आता तो अभी के लिए सिंपली ऐसा याद रखना, पाई बॉन्ड से जितने ज्यादा कार्बन चेन अटैच्ड है उतना ज्यादा स्टेबल। जैसे अगर इसके जगह पे अगर ये कंपाउंड होता तो ज्यादा स्टेबल, इसके जगह पे अगर ये कंपाउंड होता तो और ज्यादा स्टेबल, फिर हम लोग और ज्यादा अगर उसमें कार्बन चेन अटैच कर देते हैं तो और ज्यादा स्टेबिलिटी। पाई बॉन्ड जितना ज्यादा अल्काइलेटेड होता है, जितना ज्यादा उसमें कार्बन चेन अटैच होता है, उतना ज्यादा स्टेबल पाई बॉन्ड होता है, उतना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होता है। तो पहले से ज्यादा स्टेबल अल्कीन दूसरा, दूसरे से ज्यादा स्टेबल अल्कीन तीसरा, तीसरे से ज्यादा स्टेबल चौथा, और चौथे से ज्यादा स्टेबल पांचवा। ये हम लोग आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग का मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से जो प्रोडक्ट आएगा यही अपना मेजर में से निकल के आएगा, अदरवाइज ये सारे के सारे माइनर हो गए। ऑल्दो हम लोग का ये अल्कीन सेम स्टेबिलिटी का है, बट स्टिल अमाउंट कम बनेगा क्योंकि कार्बोकेटायन ही कम रहेगा। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन कम अमाउंट में होगा, उससे प्रोडक्ट भी कम बनेगा, इसलिए इसको हम लोग माइनर कंसिडर कर रहे हैं। लास्ट के दोनों पार्ट को अगर कंसिडर करें तो इस केस में ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें पाई बॉन्ड से टोटल 3 कार्बन चेन अटैच्ड है, एक कार्बन चेन, दूसरा कार्बन चेन, तीसरा कार्बन चेन। तो बेसिकली अगर पाई बॉन्ड से 3 कार्बन चेन अटैच्ड है और नीचे वाले पाई बॉन्ड से 2 कार्बन चेन अटैच्ड है, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। माइनर वर्ड पूछना थोड़ा एब्सर्ड है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को ये नहीं मालूम कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से जो अल्कीन्स बन रहा है वो स्टेबल तो ज्यादा है, बट वो बन कितने अमाउंट में है। तो इस तरह के क्वेश्चन में माइनर प्रोडक्ट बोलना थोड़ा एब्सर्ड है। हो सकता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से जो अल्कीन बने
वो थोड़ा माइनर हो जाए, हो सकता है लेस स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ से जो एल्कीन बने वो मेजर हो जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो माइनर बोलना गलत होगा, इस सवाल में केवल मेजर पूछा जाएगा। हमेशा यही, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केस। तो जो प्रोडक्ट बनना है उसको पहले कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करा के मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में जाओ, और उसके हिसाब से फिर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो मोस्ट स्टेबल एल्कीन निकल के आएगा। और दूसरा सवाल ऐसा हो सकता है कि कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बनने वाले, कितने एल्कीन्स बनने वाले हैं, या दूसरा केस हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक पार्ट था जो हम लोग के प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने को ध्यान रखना होता है। किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा ये देखो, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट चेक करो, रीअरेंजमेंट के बाद जहां जहां पे हम लोगों का बीटा कार्बन हो सकता है उसको मार्क करो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके आराम से वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये हम लोग के इवन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनाने का मेजर माइनर तरीका होता है। कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं हम, किसी को कोई डाउट ही नहीं होता है, या पूरा सब ऊपर से चला जाता है, लेकिन सर कुछ समझ ही नहीं है तो क्या ही डाउट पूछे। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। चलो ध्यान दो। इसके बाद हम लोगों का लास्ट पार्ट होता है इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब हम लोग बेसिकली ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोगों का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर, बेसिकली स्टीरियो आइसोमर, वो क्या रहेगा इस रिएक्शन के टाइम पे। तो हमको एक चीज दिख रहा है कि अगर हम लोग एलिमिनेशन करा रहे हैं तो हम लोग के पास सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड थे, और सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड्स से एलिमिनेशन होकर के हम लोग को पाई बॉन्ड मिल रहा। अगर पाई बॉन्ड मिल रहा तो ऑब्वियसली बात है, ये जो पाई बॉन्ड वाला पार्ट है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए चेक करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करने आता होगा सबको, ऐसा मान के चल रहे हैं। अगर नहीं आता तो डूब मरो कहीं जाकर के तुम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करो। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी है तब उस केस में जितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, वैसी बात है एक पाई बॉन्ड 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, तो 2 से ज्यादा तो बनेगा नहीं, मैक्सिमम नॉर्मली 2 ही प्रोडक्ट बनता है। बट सिचुएशन के हिसाब से कमेंट करेंगे रेदर देन यहाँ पे डिस्कशन करने का। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले पार्ट को ध्यान रखना है। और उसमें अगर हम लोग को और ज्यादा थोड़ा डिटेल में घुसना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बल्कियर ग्रुप on the transposition will be the major product। ट्रांसपोजिशन पे बल्कियर ग्रुप मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे मान लो हम लोग ये सवाल करें, बड़ा सिंपल सा सवाल करते हैं। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं और H2O के साथ हीटिंग कर लेते हैं। H2O पोलर प्रोटिक मीडियम है, SN1 रिएक्शन करेगा, सॉल्वेंट ही मीडियम है, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन SN1, बट क्योंकि हीटिंग कर रखे हैं तो इवन। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो अल्फा कार्बन मार्क किया, बीटा कार्बन मार्क किया, अल्फा कार्बन से ग्रुप हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बीटा कार्बन से फिर हम लोग हाइड्रोजन हट आराम से पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इसको एक और चीज के लैंग्वेज में ध्यान रखना, इसमें जब हम लोग HBr का एडिशन करा रहे थे तो एक कार्बन पे हेलोजन जा रहा था और दूसरे कार्बन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन जा रहा था। इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजन एंड हेलोजन का एडिशन बोल रहे थे, बेसिकली हाइड्रो हेलोजिनेशन बोल रहे थे। हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों का एडिशन हो रहा था तो हाइड्रो हेलोजिनेशन, जैसे हाइड्रोजनेशन है हेलोजिनेशन है वैसे ही हाइड्रो हेलोजिनेशन। और ऊपर वाले केस में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों हट रहा है। तो जब हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है हेलोजिनेशन का, सॉरी हाइड्रो हेलोजिनेशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होगा। इस चीज को हम लोग डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ऑल्दो ये रिएक्शन जो है ये हम लोगों के E2 एलिमिनेशन का ज्यादा स्टैंडर्ड पार्ट है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन E1 से भी हो सकता है, E2 से भी हो सकता है, बट E2 का ज्यादा स्टैंडर्ड अप्रोच है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जब भी नाम हम बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब समझ जाना हाइड्रोजन एंड हेलोजन हटने वाला है। जिन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन हेलोजन हटेगा वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन एक पॉसिबिलिटी। सेकेंड केस हम लोग बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं। ये 2 प्रोडक्ट तो पहले तो बन के आ गया, सबसे पहला कंसिडरेशन ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों बना दिए। अब क्या हो, कौन सा माइनर कौन सा। तो हम लोग का पहला वाला अल्कीन जो है इसमें 1 कार्बन चेन है, दूसरे वाले अल्कीन में 2 कार्बन चेन है। ज्यादा अल्काइलेटेड कार्बन चेन मतलब ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो सेकंड वाला पार्ट मेजर होगा, फर्स्ट वाला पार्ट माइनर होगा। ये पहला कंसिडरेशन हो गया।
अब उसके बाद मेजर माइनर जब डिस्कशन हो गया तो फिर पूछेगा सवाल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। ये एक सवाल पूछने का अलग तरीका होगा। एक हो गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा हो गया फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, तीसरा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, चौथा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा तो ये अलग अलग टाइप से सवाल पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लो पहले वाले केस की बात करते हैं, तो इसे इसमें कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, तुमको जवाब देना है। बताओ भाई कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी हो गया तुम लोगों का। तुम लोग स्टीरियोआइसोमर का काउंटिंग नहीं आता तो उठा के पटक देंगे सबको। पहले वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में एक स्टीरियोआइसोमर बोलेंगे क्योंकि इसका दूसरा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो एक। दूसरे वाले केस में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, सी से ट्रांस, इसका मतलब टोटल दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। तो इस केस में दो, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर तीन आराम से मेंशन किया जा सकता है। तो सवाल बहुत सिंपल सिंपल होगा। सवाल मतलब अगर तुम लोगों को लग रहा है कि बहुत भारी भारी है तो SN1 SN2 पढ़ के समझ में आया कि बहुत सिंपल है। जो डिफिकल्ट पार्ट था वो शुरू में था, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे थे हम, ताकि उस चीज को सीखो तुम लोग का रिस्पांस देके हमको समझ में आया कि उतना आ गया। बस तुम लोग नालायक लोग हैं, बार बार नहीं पढ़ रहे उस चीज को जो हम मेंशन कर रहे हैं, भूल रहे हैं उस चीज को। बार बार उन रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल अलग होगा, थ्योरी पढ़ने का स्किल अलग हो। जैसे तुम लोग मैकेनिक्स सोच लो, मैकेनिक्स में हमने को मालूम है कि 3 फॉर्मूला होता है उसमें, 3 ही होता है ना, 4 होता है शायद। v is equal to u plus at, s is equal to et plus half at square, v square minus c square is equal to काइनेमैटिक्स में होता। काइनेमेटिक। अरे तो है मैकेनिक्स का पार्ट ना शुरू में। तो ये 3 फॉर्मूला जो है, ये 3 फॉर्मूला ही रहता है, बट इतने सारे सिनेरियो डाल दिए जाते हैं कि लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉल ऊपर जा रहा है, बॉल को ऊपर से बॉल ड्रॉप किए, नीचे से बॉल फेंक दिए, कहाँ टकराएगा? नीचे से बॉल फेंके, दूसरा बॉल नीचे से फेंक, कहाँ टकराएगा? तो आदमी उसी में कंफ्यूज रहता है, रिलेटिव मोशन कंफ्यूज हो जाता है। या फिर उसके आगे जब हम लोग वर्क और एनर्जी में पढ़ते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, उसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सारी चीजें हम लोग थियोरेटिकली पढ़ते चले जाते हैं, अपने को मालूम है FBD कैसे बनता है, बट FBD अब तुमको जब बनाने बोल देंगे क्वेश्चन में तो नहीं बनेगा तुमसे, क्योंकि वो क्वेश्चन में एप्लीकेशन का पार्ट है। थ्योरी बहुत सिंपल सा है। FBD कहाँ बनता है? तो जहां भी फोर्स लगा रहे हैं हम लोग सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, FBD अपने को बनाते जाना होता है। तो हम लोग ये चीज भूल जाते हैं और किसी भी डायग्राम में गलती कर देते हैं। फिर कोई कोई FBD हम लोग बनाना ही भूल जाता है, कोई फोर्स रिप्रेजेंट करना भूल जाता है। तो ये क्वेश्चन के एप्लीकेशन का पार्ट है। लोगों को मैकेनिक्स भारी नहीं लगता। किसको दिक्कत है भाई? साइकिल चल रहा है, मजे से साइकिल चल रहा है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है जैसे ही पूछ दिया जाएगा तो फिर उसके बाद दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, क्योंकि उसमें वो सिंपल सा स्टेटमेंट है। जो जो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं उन पे हम लोग को देखना होता है फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग सकता है। बट वही है कि ये एप्लीकेशन का पार्ट है जो उसको डिफिकल्ट बनाता है। ये सर समझ ही नहीं आ रहा, बॉल ऐसा जा रहा है, जाते जाते यहाँ पे कोई गोली मार दिया, आधा पार्ट इधर गया आधा पार्ट इधर गया, समझ ही नहीं आ रहा, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे क्या सिचुएशन है। तो ये जो डायग्राम का एप्लीकेशन है ये डिफिकल्टी क्रिएट करता है। ये सिचुएशन बेसिकली एप्लीकेशन का पार्ट जो डिफिकल्टी क्रिएट करता है। अदरवाइज थ्योरी उसका बहुत सिंपल सा है कि 4 फॉर्मूले हैं, ऐसे ही काम करना है। सेम चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये थ्योरी बहुत डिफिकल्ट फील नहीं होता, सिंपल टाइप का। एक बार शुरू का बेसिक्स अगर समझ में आने लग गया तो थ्योरी सिंपल है। बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा यूनिक केसेस, वो सब क्वेश्चंस तुम्हारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे। हमेशा यूनिक केसेस डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। नोट्स कॉपी में जितने क्वेश्चंस है, तुम्हारा सवाल इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारे एग्जामिनेशन में जाने का तुमको यही फील होगा कि देखा देखा है, तुमसे नहीं बन रहा, तुम्हारी प्रॉब्लम है। बट तुम कभी भी ये नहीं बोलेगा कि सवाल ही नहीं दिख रहा, लग ही नहीं रहा कैसा सवाल कभी कुछ किया। जैसे उसका अभिषेक का, मतलब जिसका 6000 रैंक आया, उसे ऐसे ही बात कर रहे थे, हमसे काउंसलिंग के लिए डिस्कशन कर रहा था, तो हम बाई चांस फोन नहीं उठाया उसका एक दिन, वो बेचारा दुखी हो गया। रात भर में 8 कॉल किया हमको और हम थके हुए थे तो हम सोए हुए थे फोन साइलेंट करके। तो उसको लगा कि हम गुस्सा हो गए हैं उससे। वो 2-4 दोस्त लोगों को कॉल कर दिया कि अतुल सर फोन ही नहीं उठा रहे, अतुल सर गुस्सा हो गए तुमसे। तो वो बेचारा और परेशान हो गया। बोले हम काहे को गुस्सा होंगे, तुम्हारा रिजल्ट आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम तो चिल मारते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिजल्ट आ गया तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम एक बार कॉलेज चला गया उसका तो हमको याद थोड़े ना रखेगा। नहीं सर याद रखेंगे। बोले हाँ ये बोलने की बात है, कोई याद नहीं रखता है।
मतलब बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, कोई याद नहीं रखता, और याद रखता भी है तो यार ठीक है ना, थे एक सर, कहानी दिमाग ज्यादा क्यों दिमाग लगाना है। तो उससे जब डिस्कशन हो रहा था तो मैं से ही पूछा था, 2 साल का एक्सपीरियंस बताओ, ड्रॉप किया, घर पे रख करके तैयारी किया। वो हमको यही बोला कि सर लास्ट ईयर गलती क्या किए थे, क्वेश्चन पे फोकस नहीं किए थे, थ्योरी बस बार बार पढ़ते रह गए थे। तो इसीलिए जब क्वेश्चन आया तो लग रहा था देखिए कि तो देखा हुआ है, लेकिन बन ही नहीं रहा था, मेरा हाथ नहीं चल रहा था। इस साल वही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, हमको कुछ भी नया नहीं लग रहा था, हम थोड़ा और बेटर कर सकते थे, कुछ कुछ हम गड़बड़ी कर दिए मैथ्स और फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री तो सब ठीक है। क्योंकि सारा क्वेश्चन ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो ऐसा नहीं लगता है कि हाँ बहुत कुछ यूनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है यूनिक, क्योंकि वो बहुत न्यूमेरिकल अप्रोच है, न्यूमेरिकल अप्रोच क्लास में वो ज्यादा नहीं करा सकते, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला कि सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो देख के ऐसा लग रहा है कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि सब कुछ किसी न किसी सिनेरियो में आया हुआ है। अब ये है कि 2 सिनेरियो जोड़ करके एक सिनेरियो बना हुआ है क्वेश्चन में, या फिर हो सकता है कि आप जो कोई बड़ा सा सवाल कराए थे उसका एक छोटा सा पार्ट उसमें है, तो लेकिन देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल अननोन है। प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, लोगों को लगता है कि हम भूल जा रहे हैं थ्योरी। अरे भूल जा थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी याद रखना कौन सा बड़ा चीज है, 5 मिनट पढ़ेंगे थ्योरी वापस से रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का स्किल डेवलप करना है। तो हम लोगों से स्टेज से आगे निकल चुका है कि थ्योरी नहीं समझ में आ रहा, थ्योरी तुमको सब समझ में आ रहा है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो चुका है। अब यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का स्किल डेवलप करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा नहीं करना है, तुम लोग को तो हो चुका, तुम लोग को समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस होगा, दैट होगा, वो पहले ही डिस्कस हो चुका है, बहुत आराम से पढ़ा है वो चीज। अब क्वेश्चन का एप्लीकेशन, जैसे लास्ट क्लास में हम SN1 और सॉरी SN2 पढ़ाए, तो हम बोले थे कि नोट्स कॉपी में जितने क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करो, कोई प्रैक्टिस नहीं करके आया, एक दो लोगों को छोड़ करके। तो ये बहुत ही मस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल डेवलप नहीं होगा। ये तुम्हारा काम है स्किल डेवलप करना, ये मेरा काम नहीं है। स्किल डेवलपमेंट तुम्हारा हमेशा तुम्हारा ही काम रहता है, हमेशा स्टूडेंट का काम होता है। हमको कोई बताना थोड़ा ना गया था कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तुम लोग को तो एटलीस्ट बता दे रहे हैं, एटलीस्ट ऊपर से वो पूछने के लिए कि होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होगा इस केस में। हमको, मेरे पास कोई टीचर नहीं है, अगर मेरे टाइम में तो नहीं थे, तो हम खुद से कैसे सॉल्व कर लिए सब कुछ, क्योंकि हमको मालूम था ये करना है, मेरा काम ये बेसिक, ये हमको करना है, जैसे भी टाइम निकाल के करना है करना है। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखने का है, बहुत ही मस्ट होगा। हम आज स्टेप्स का रिजल्ट देख रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। जो अरीट वाले स्टूडेंट है और जो आर वाले स्टूडेंट है, मतलब वो लोग 20-20% का गैप बना रखा है पेपर में। जितने भी अरीट वाले स्टूडेंट है सबका 65% से अब मार्क्स है, 65 करके 86% तक मार्क्स है। और जितने भी नॉन अरीट वाले स्टूडेंट है सब 30-40-45, नए नए लोग भी 40-45%, मैक्सिमम 50% तक अटके हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा देख कर कि चलो ठीक है, उन लोगों को अलग से पढ़ाएगा तो उसका बेनिफिट दिख रहा है। ठीक है, इन लोगों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रहा है। अभी 10th प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है तो सब ऐसा बच्चा टाइप ले रहा है उसको, प्री बोर्ड गया है सर इसमें तो सर ऐसे ही नंबर आ जाएगा सर, ऐसा ही नंबर आ जा रहा है इसमें। इसकी इसकी सिस्टर भी पढ़ती है, क्या नाम है, रवि आदित्य की। तो लोग पेपर को मजाक बना के रख दिया, स्कूल वाले पेपर को, इसमें तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही हो गया है, सारा तो क्लास में करा दिया है। क्वेश्चन लोग अच्छे से प्रैक्टिस किया है, इसीलिए प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बहुत जरूरी रहेगा। बाकी ये हमारे इवन एलिमिनेशन का पार्ट था जो आपके साथ डिस्कस करना था। अभी 5 बजा है ऑलमोस्ट, आधे घंटे का ब्रेक है, आधे घंटे का मतलब 5:30 बजे तक का ब्रेक है। उसके बाद हम लोग ETO एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वापस आधे घंटे का ब्रेक होगा। वो ब्रेक केवल मेरे लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुमको उस ब्रेक में SN1, SN2, E1, E2 इन चारों के फैक्टर्स को पढ़ना है, सारे के सारे रिएक्शंस के फैक्टर को, और 2-4 एग्जांपल्स देखना कि एग्जांपल में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करो। ऑल्दो तुम लोग को SN1 SN2 का प्रैक्टिस होगा, बट नहीं भी है तो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और जिन लोगों का बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है वो अभी भी प्रैक्टिस कर लो, आधा घंटा बकैती मत काटना। उन क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो कि इन सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे थे। फैक्टर्स याद रखना मस्ट है, ये सेकंड ब्रेक के टाइम में तुमको याद रखना होगा। तब हम लोग डिस्कशन करेंगे SN1 वर्सेस SN2 वर्सेस E1 वर्सेस E2 का, और उसके बाद हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पे वर्कआउट करेंगे। उसके अलावा भी फिर हम लोग EI एलिमिनेशन, NGP रिएक्शन, SNI रिएक्शन, इस तरह के कुछ रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग उन रिएक्शंस के डिस्कशन के बाद वापस से हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे अल्कोहल के टॉपिक को, अल्काइल लाइट के टॉपिक को, सबको कवर करता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि उन सब यूनिक मैकेनिज्म को पढ़ने के बाद हम लोग फिर अल्काइल लाइट टॉपिक डलवा देंगे, उसकी जो जो रिएक्शंस हैं NCERT के हिसाब से तुमको तुम्हारे नोट्स कॉपी में लिख देंगे। फिर उसके बाद अल्कोहल टॉपिक डलवा देंगे, जितने भी रिएक्शन NCERT के हिसाब से वो सारा का सारा रिएक्शन लिखवा देंगे, ताकि तुम लोग को दिख जाए कि हाँ मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा।
तो हम लोग 5:30 बजे वापस से मुलाकात करते हैं। अभी के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है सर तो एक डाउट था, आपको अब? टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा हूं। हमको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा है। हाँ भेजा तो है भाई साहब, क्या क्या भेज देता है बे। हाउ मेनी स्टेबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, नहीं मालूम। जो मन में आएगा कुछ बना देगा जी। थोड़ा ढंग का कुछ बनाओ तो समझ में आए। हाउ मेनी स्टेबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। SN1 रिएक्शन। यस सर। यार है थोड़ा एब्सर्ड सवाल। कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहिए, थोड़ा ऐसा एब्सर्ड सवाल है। बस ये है कि जहां जहां स्टेबल कार्बोकेटायन है उसकी पॉसिबिलिटी पे बात कर रहा है केवल। स्टिल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। ये सर मुझे भी यही कंफ्यूजन होता है कि हम लोग यहाँ पे मतलब ग्रुप को निकालेंगे कैसे, कि मतलब बॉन्ड होता इतना है आसानी मतलब से कैसे जैसे टूट जाए। कार्ब बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, लेकिन अगर हम लोग प्रोलॉन्ग रख देते कोई भी चीज को तो रिएक्शन धीरे 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 हो जाता है, बट वो बहुत प्रोलॉन्ग स्टेट में होता है। और उसमें ये भी होगा कि जैसे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखने मस्ट है, जो प्रोडक्ट बनाने बोलेगा, जैसे हमको दिख रहा है, अगर प्रोडक्ट बनाने बोल दिया तो सब जगह पे टॉटोमराइजेशन होगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, ये बहुत ही मस्ट रहेगा। ठीक है, तो टोटल मिला करके कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 के अलावा 5 5 प्रोडक्ट, क्योंकि पहले वाले केस की तरफ से और दूसरे वाले केस की तरफ से, अच्छा नहीं सॉरी, हाँ सॉरी नहीं ठीक है, पहले वाले केस की तरफ से और दूसरे वाले केस की तरफ से हम लोगों का ये पार्ट कॉमन आ रहा है, तो टोटल मिलाकर के अपने को 5 दिखना चाहिए। तो नहीं 5 सर कैसे, डिसाइड कैसे किए कि मतलब यही करना है, मतलब स्ट्राइक कैसे किया आपको? क्योंकि हम मास्टर है, तुम नहीं है। नहीं हम मतलब थॉट प्रोसेस हम क्या था आपका? निर्वाणा निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं, पावर ऑफ ची। डिसाइड कैसे है का मतलब है, देखते देखते पता चल जाता है यार। बोले तो जैसे 5 भी नहीं, 6 ही होना चाहिए, तो कितना हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, हाँ ठीक है जी 5। सर 5 ही आंसर है। 5 आंसर है। जैसे देखते देखते हमको एक चीज मालूम पड़ रहा है कि हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो इसका मतलब टॉटोमराइजेशन का एक केस हो सकता है, क्योंकि हम मल्टीपल केसेस देख चुके हैं टॉटोमराइजेशन का। तो दिख रहा है यहाँ पे टॉटोमराइजेशन कीटोन का है, साफ साफ दिख रहा है, इधर भी कीटोन वाला है, टॉटोमराइजेशन साफ साफ दिख रहा है। तो ये जैसे हम वही बोल रहे हैं कि हम इस तरह का क्वेश्चन कभी ना कभी कराएंगे तुम लोगों को, या किसी न किसी असाइनमेंट में तुम्हारे सामने पड़ा होगा। तो अब तुम्हारा काम ये है कि उस क्वेश्चन को तुम कितना सीरियसली लिया। क्वेश्चन आया, अब उसको बस वहीं पे बुकलेट में मार्क कर दिया आंसर, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा दोबारा उस क्वेश्चन को देखने का मन नहीं करेगा। क्वेश्चन देखते ही अच्छा इसका तो आंसर ये है। ब्लैंक रखो क्वेश्चन हमेशा, हमेशा कभी भी क्वेश्चन का अप्रोच करो तो कुछ बेसिक्स को ध्यान रखते हुए, जैसे क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब तुम सवाल कहीं से अगर ला करके दे रहा है और उसमें भी इतना डरावना मॉलिक्यूल दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटीज समझ के काम करना है। ये SN1 रिएक्शन तो चल रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बट हाइड्रोलिसिस में और क्या हो सकता है। तो मेरे पास जो जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर उस पर हम नजर डालें तो हमको दिख रहा है कि SN1 कहीं नहीं हो सकता। पाई बॉन्ड वाला पार्ट है, मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कीटोन है, तो टॉटोमराइजेशन बहुत ही यूनिक केस है जो आराम से होगा। और साथ ही साथ 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब हम लोगों का रिएक्शन वाले पार्ट में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो ये सब 2-4 पॉसिबिलिटीज वही प्रैक्टिस का चीज है, ये अभी नहीं आएगा। जब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा और मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के ये स्किल सेट डेवलप होगा। अदरवाइज सीख सकते हैं, जैसे मान लो ऐसा बता दिया तो अगले बार कोई भारी सवाल आएगा, कीटोन एल्डिहाइड दिखा, जैसे डिस्कशन का पार्ट है, मान लो अभी तुमसे डिस्कशन हो गया, तुमको समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे टॉटोमराइजेशन है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई केस आया तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा टॉटोमराइजेशन भी चेक करके काम करना है, करके देख लेते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, ऐसा भी कुछ करके देख सकते हैं क्या। तो बेसिकली तुमको ऐसे सिनेरियोस थोड़े ध्यान रखने होंगे, तो हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सवाल है वैसे। सर एक और क्वेश्चन देगा। अरे हम तुमको बोले 5:30 बजे तक का ब्रेक लेने के लिए, तुम
सारा सवाल ही पूछ लो। एक मिनट, एक और क्वेश्चन भेजे, नहीं बताएंगे, क्या मजाक लगा रखा है। पहले हम लोग Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं HNO के प्रेजेंस में, बढ़िया। हम लोग 10 मोल लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या होगा, 4 4 4 8 4 12 दिख रहा है जी, 10 ही मोल दिया है। 16 मोल है। अच्छा 16 मोल है। 4 4 8 4 12 4 16, हाँ ठीक है, 16 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भेजे जा रहा है क्वेश्चन 1 नंबर से, बताते जा रहा है। सबसे पहला रिएक्शन कहाँ पर होगा, ये 2 3 4। उसके अलावा दूसरा रिएक्शन कहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन वाला पार्ट 3 डिग्री दिख रहा है हमको, और यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं 4 8 हो गया। फिर तीसरा 3 डिग्री वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ब्रोमिनेशन मतलब हेलोजनेशन करा रहे हैं, तो हेलोजन वो 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर चौथा रिएक्शन यहाँ पे प्रेफरेबली कराएंगे। फिर Na के साथ Et2O, मतलब क्या ही रिएक्शन कराने चाह रहा है भाई। अच्छा ठीक है, Na के साथ अगर Et2O लेके चलेंगे ना, तो इस केस में ब्रोमीन जो यहाँ पे आया वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तो नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, चौथा डबल बॉन्ड, ताकि एंटी एरोमेटिसिटी का केस डेवलप ना हो। और बाहर तो डबल बॉन्ड बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हम लोग का एक ये पॉसिबिलिटी निकल के आया। और H2 के साथ मजाक चल रहा है, क्या डिफरेंस आया, सवाल क्या है? सवाल में पूछ लिया भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, क्या कैसा घटिया सवाल है। इसको 4 स्टार मार्क कर रखा है, इसको 1 स्टार मार्क ना करें हम। भारी सवाल बनाने की कोशिश किया है। H2 के साथ Na, यही बन जाएगा प्रोडक्ट में, एक्सेस दे रखा है। बुझाया क्या बोले? सर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बता रहा था। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताना था, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कंसीडर करो ना। इस केस में काउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से भी सिमेट्री है और इधर से भी सिमेट्री है। ऑल्दो कायरल सेंटर यहाँ पे नहीं है, ज्योमेट्रिकल सेंटर की पॉसिबिलिटी है। बहुत भारी सवाल है ये, सोच करके हम आंसर बता पाएंगे इसका कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट इसमें कितना होगा। ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है, हर तरफ से सिमेट्रिसिटी है इसमें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकल के आ सकता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए सारा पॉसिबिलिटी काउंट करना पड़ेगा, सारा पोजीशन काउंट करना पड़ेगा। एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना ग्रुप में डाल दो, केवल इतने शुरू के पार्ट को केवल ग्रुप में डाल दो। ये कंपाउंड कितना स्टीरियो आइसोमर बनाएगा, केवल ये सवाल डाल दो ग्रुप में, जो डिस्कशन ग्रुप है ना उसमें डाल दो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, बस इतना ही सवाल है, बाकी सवाल तो बेकार है, बाकी सवाल में कुछ रखा भी नहीं है इसमें। डालो इस क्वेश्चन को। उसके अलावा हमारा एक और सवाल आया है कुछ, HI एक्सेस, लास्ट में क्या लिखा है, OH2 OH OH होगा वो, प्रिंटिंग मिस्टेक। थोड़ा रुक जाओ, ये हम लोग अभी जब अल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो अल्कोहल वाले टॉपिक में इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पे पता चल जाएगा। अभी थोड़ा रुक जाओ इस चीज के लिए। लास्ट वाला, 1 मिनट, लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा सवाल तुम्हारे डीपीपी में होगा जी? यस सर। तो बनाओ ना, फिर दिक्कत क्या है? सर इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें भी वही 4 चीज निकालना है जो सवाल हम क्या क्लास पूछा में है? निकाल देते हैं। सवाल क्या पूछा है? कि पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, फिर फ्रैक्शंस कितना बनेगा और ऑप्टिकली एक्टिव कितना। ऊपर वाले कार्बन में और नीचे वाले कार्बन में आएंगे तो सेम रहेगा कंपाउंड। एक क्लोरीन डाले, एक पॉसिबिलिटी, दूसरा यहाँ पे ही क्लोरीन डाले, 1 मिनट,
यहीं पे क्लोरीन डाले, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरा यहाँ पे क्लोरीन डाले, तीसरी पॉसिबिलिटी। टोटल 3 क्लोरीन हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर पहला क्लोरीन ऐड करेंगे तो पहले क्लोरीन के एडिशन पे हम लोगों का एक कायरल सेंटर है नीचे, एक कायरल सेंटर यहाँ पे है। दूसरे वाले केस में क्लोरीन ऐड किए तो एक कायरल सेंटर बच जाएगा, तो इसका मतलब 2। तीसरे वाले कार्बन पे अगर हम लोग क्लोरीन ऐड किए तो कायरल सेंटर सिमेट्रिकल कंपाउंड है, 3 कायरल सेंटर है सिमेट्रिकल कंपाउंड में, ऑड निकल के आ गया तो 4 होता था कि 6 होता था? 2 to the power 2 minus, sorry 2 to the power 3 minus 1/2 plus 2 to the power, sorry माइनस होता था 2 to the power 2 minus 2 to the power 3 minus 1/2, मतलब ये पहला वाला होता था, उसके अलावा 2 to the power -2। हाँ ठीक है, 4 होता था यहाँ पे। 10 निकल के आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर 10। आंसर बस 4 है। बस 4। यस सर। अरे यार सॉरी, एक सेकेंड, एक हम गलती कर दिए। ठीक है, आंसर 4 होगा। गलती हम ये किए कि हम लोग फ्री फॉर्म में उसको काउंट किया, जबकि हम स्टेटमेंट बोले भी है तुम लोगों को, जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगा वहां पे स्टीरियोआइसोमर्स चेंज नहीं हो रहा। तो जैसे यहाँ पे कन्फिग्रेशन अगर R है, अगर ऊपर क्लोरीन ऐड भी कर देते हैं तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो रहा, जबकि हम काउंटिंग में इसको भी हम लोग कंसिडर कर लिए, मेरे एंड से गलती था। तो इस कायरल सेंटर पे और नीचे वाले कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन केवल ऊपर वाले क्लोरीन पे हुआ। तो जो स्ट्रक्चर जैसा है वैसे का वैसे ही रह जाएगा, टोटल एक स्टीरियोआइसोमर। जब दूसरे वाले कार्बन पे रिएक्शन होगा तो उस केस में कायरल सेंटर खत्म हो जाएगा। तो अगर कायरल सेंटर खत्म भी हो गया तो भी नीचे वाले पे तो रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ओवरऑल एक स्ट्रक्चर यहाँ से। जब हम लोग थर्ड वाले पार्ट पे जाएंगे, ये थर्ड वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखने का है। थर्ड वाले पार्ट पे अगर क्लोरीन को डालते हैं तो जैसे एक सवाल का जवाब दूं को बस केवल, ऊपर वाले का कन्फिग्रेशन अगर R है तो नीचे वाला का क्या होगा? R ही होगा। यस सर। पक्का? सर एस। तुम लोग इतना अच्छा ट्रिक बता रखे हैं, जब भी R को मिरर में देखते हैं तो S कन्फिग्रेशन आता है, तो यहाँ बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो R का मिरर इमेज S दिखाई देगा, बोल सकते हैं ऐसा। तो ऊपर अगर R है, नीचे वाले पार्ट में S है, तो उस केस में अगर हम लोग बीच वाले कायरल सेंटर पे जाते हैं, सूडो कायरल सेंटर टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक क्लोरीन वाला पार्ट इसी के लाइन में रहे या दूसरा क्लोरीन वाला पार्ट दूसरे साइड चला जाए। तो अगर क्लोरीन दोनों साइड में चला गया, मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो कि ऊपर वाले पार्ट में R कन्फिग्रेशन है, नीचे वाले पार्ट में S कन्फिग्रेशन है, एंड क्लोरीन वाला पार्ट एक तरफ हो गया या क्लोरीन वाला पार्ट दूसरे तरफ हो गया, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी आएगा, टोटल मिलाकर के 4। मतलब हम उस स्टेटमेंट का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखे कि हम लोग जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं करा रहे वहां पे कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा, हम हर जगह पे वेरिएशन काउंट कर रहे थे, मेरे एंड से गलती था, बट ये अच्छा सवाल है। सर इसका लास्ट वाला पार्ट बताइए ना कि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड क्या होगा? नंबर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा? पहले वाले केस में तो एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही फ्रैक्शन होगा, दूसरे वाले केस में एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही फ्रैक्शन होगा, चौथे वाले केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? R है, नीचे S है, R है, S, ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखेगा?
डायस्टीरियोमर। ये दोनों अलग काउंट होगा 2। इसका भी 4 आंसर होना चाहिए। ये सर यही वाला समझ नहीं आ रहा था। अब नहीं है तो फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए। ऐसा समझो कि ऊपर वाला जो कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन R मान लिया हम लोगों ने, एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। नीचे का मिरर इमेज के हिसाब से S होना चाहिए, है ना। बीच वाले कार्बन यस सर। क्या पॉसिबिलिटी है, तो इधर R हो सकता है, नहीं तो S हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी R के साथ बीच वाले पे R कॉन्फ़िगरेशन, नीचे वाले पे S, और दूसरा बीच वाले पे S और नीचे वाले पे तो S पहले से है। तो ये 2 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स है। दोनों आपस में क्या रिलेशन रखेंगे, डायस्टीरियोमर। और अगर डायस्टीरियोमर है तो डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, देयरफॉर हम लोगों का अलग अलग फ्रैक्शन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यस सर। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऑल्दो हमसे मिस नहीं होना चाहिए, बट मिस हो गया पॉइंट कि जिस कार्बन का रिएक्शन नहीं होगा वहां पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करते। ऑल्दो हम ये पॉइंट तुम लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, जहां तक हमको ध्यान है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कर चुके हैं, बट हम खुद भी मिस कर दिए। और कोई डाउट तो बताओ। सर आप सर मुझे थोड़ा दिक्कत होता है ये फिशर प्रोजेक्शन में। आप बोले थे इसका एक क्लास लेंगे, लेकिन लिए नहीं। तुम कब तक रात में जा, सर कोई फिक्स नहीं है, मतलब कभी भी। अरे कभी मतलब फिक्स नहीं है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कब तक जागता है? सबसे अर्लीस्ट कब सोता है? सबसे लिए 11 बजे। ले लेना एक दिन क्लास मेरे से। चलो भाई, क्लास थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, फिर वापस से मिलते हैं। ऑलमोस्ट 5 मिनट वापस मिलते हैं, ठीक है। अभी के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं।